एआईसीसी और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में आप देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ लग गई है। बड़ी अपडेट बताते चलें क्योंकि दिग्विजय सिंह को प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाने पर विवाद सामने आ गया है। पर्यवेक्षक बनने पर दिग्विजय सिंह आज जम्मू पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहां कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बताते चलें कि जिस तरह से हर एक पार्टी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने संगठन के अंदर बदलाव कर रही है और उसी तर्ज पर कांग्रेस भी लगातार काम कर रही है। इससे पहले आपने देखा कांग्रेस ने किस तरह से अपनी रणनीति को बदल दिया, लेकिन अब प्रदेश के अंदर पर्यवेक्षक भी बनाए जा रहे हैं और पर्यवेक्षक बनने पर दिग्विजय सिंह आज जम्मू पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह को प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाने पर विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये बड़े बदलाव हो सकते हैं और एआईसीसी और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में अब यहां पर ठन गई है। आप देखिए किस तरह से पहले ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की वजह से काफी परेशानियां इनको झेलनी पड़ी, क्योंकि देखिए गुटबाजी की वजह से परेशानी का दौर एक कांग्रेस ने देखा, लेकिन अब एक बार फिर से अगर यहां पर ठनना शुरू हो गई है तो फिर सवाल जरूर उठते हैं कि कांग्रेस आगे रिवाइवल के जिस तरह से मूड में नजर आ रही है कितनी सफलता हासिल करेगी। फिलहाल बताते चले कि दिग्विजय सिंह को प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाने पर विवाद है। पर्यवेक्षक बनने पर दिग्विजय सिंह आज जम्मू पहुंचेंगे और दिग्विजय सिंह को प्रदेश का जो पर्यवेक्षक बनाया गया है उस पर अब विवाद शुरू हो गया है। एआईसीसी और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के बीच में यहां पर एक दूसरे के साथ मतभेद जो हैं वो किस तरह से होने शुरू हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के अंदर बदलाव किया, फिर उसके बाद बीएसपी पार्टी की तरफ से भी संगठन में बदलाव किया गया और अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी बड़े बदलावों के मूड में नजर आ रही है। कई बड़े चेहरों को बदला जा सकता है, लेकिन फिलहाल पर्यवेक्षक बनने पर दिग्विजय सिंह आज जम्मू पहुंचेंगे और किस तरह से बैठकों का दौर रहेगा, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से पहले ही गुटबाजी थी, लेकिन उसके बावजूद अब अगर प्रदेश पर्यवेक्षक बनने के बाद इस तरह से विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले तो दिग्विजय सिंह का जो ये आगमन है वो किस तरह से कार्यक्रम है उस पर अपडेट कीजिएगा। आशा, ये बुलेटिन शुरू होने से ठीक पहले मेरी तारिक हमीद करा से बात हुई टेलीफोनिकली और उनका ये कहना है कि ये आदेश जो है 2 महीने पुराना है, ये कोई नया आदेश नहीं है दिग्विजय सिंह को लेकर के। और उनका ये भी कहना है कि दिग्विजय सिंह को समन्वय और तालमेल बनाने के लिए, यानी पार्टी के इंटरनल जो इश्यूज हैं उस पर नहीं, दिग्विजय सिंह को अगर भेजा गया है या पर्यवेक्षक बनाया गया है, उसकी मुख्य वजह यह है कि जो घटक दल हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सरकार के घटक दल, जिसमें कांग्रेस है, बाकी दीगर जमातें हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनमें समन्वय और तालमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ 2024 के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में हुआ है, उसको लेकर के कांग्रेस हाईकमान बड़ा गंभीरता से ले रही है और कुछ लोगों को के लिए इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई है। कुछ ऐसे भी आरोप हैं कि कुछ लोगों ने भाजपा के संग मिलकर के सबोटाज करने की कोशिश की है, इस पर भी इंक्वायरी इनिशिएट की, यानी ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन विनोद जी, जिस तरह से 2027 का उत्तर प्रदेश के अंदर रणनीति को लेकर काम कर रही है कांग्रेस और पूरे देश के अंदर एक रिवाइवल के मूड में नजर आ रही है, लेकिन अगर इस तरह से एक दूसरे के साथ ठनना शुरू हो गई या फिर विवाद शुरू हो गए और गुटबाजी नहीं खत्म हुई तो कितना इफेक्ट कांग्रेस को एक बार फिर से होगा, क्योंकि कांग्रेस रिवाइवल के मूड में और वाकई में क्या फिर रिवाइवल कर पाएगी? उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वाकई में यहाँ भी गुटबाजी जो है खुलकर सामने आई है। कुछ रोज पहले ही दिल्ली में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, जमकर के प्रदर्शन किया और उनका ये कहना था कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। ये एक गुटबाजी का एक प्रथम चरण है। जब से वकार रसूल को हटाया गया है, तारिक हमीद करा को कमान सौंपी गई है, उसके बाद से ये लगातार ऐसा हो रहा है। तारिक हमीद करा को काम ना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है। हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर उभर के आई है और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर के संगीन है और इसको लेकर के बड़ा सीरियसली मैटर को टेकअप करना चाहती है और जो लोग इसके लिए मुलव्विस हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, मुनासिब कार्रवाई। विनोद जी, अगर जम्मू कश्मीर की ही बात की जाए, कितने गुट इस वक्त कांग्रेस के नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी बात यह है कि पहले गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी, दूसरी अपनी पार्टी बना ली, उसमें भी आप सारी जो इकाइयां हैं उसको डिसबैंड कर दिया गया है।
पहले आज़ाद गुट हुआ करता था, मीर गुट हुआ करता था और बहुत सारे गुट हुआ करते थे। अब एटलीस्ट गुलाम हसन मीर और तारिक हमीद करा यूनाइट है। अगर एक गुट बचता है तो वकार रसूल और दूसरा ये वाला गुट है। अब दो गुटों के बीच में लड़ाई है और दोनों गुटों के सर्वाइवल का इशू है। शायद यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। तारिक हमीद करा को काफ़ी देर हो गया अध्यक्ष बने हुए, लेकिन अभी इकाइयों का गठन नहीं हो पाया है, जिला इकाइयों का गठन नहीं हो पाया है। जो बाकी जो ओबीसी कमेटी होती है, एससी कमेटी होती है, महिलाओं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से वकार रसूल वानी का एक गुट है और अब एआईसीसी की जिस तरह जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी की अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ जम्मू के अंदर जब दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं तो फिर आगे किस तरह से बैठकें होने वाली हैं, कैसे रणनीति को तैयार किया जाएगा, कौन कौन लोग बैठकों में शामिल हो सकते हैं? बैठक को छोड़ दीजिए, नासिर हुसैन आ रहे हैं आज, वो भी आ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं और सांसद भी हैं, वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं पहले से ही सारी चीज़ें इनिशिएट कर दी गई हैं। इंटरनल लेवल पर इंक्वायरीज चल रही हैं जिन जिन पर संगठन को संदेह है कि इन्होंने पार्टी को सबोटाज करने की कोशिश की जब विधानसभा के चुनाव थे, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में टोटल 6 सीटें, सबसे पुअर परफॉर्मेंस अभी तक की जम्मू कश्मीर के मामले में कांग्रेस की सबसे पुअर परफॉर्मेंस 2024 के विधानसभा चुनावों में मात्र 6 सीटें जीती। और जम्मू संभाग में कांग्रेस का दबदबा रहा करता था। हिंदू बाहुल एरिया में कांग्रेस के एमएलए जीत के आया करते थे और मिनिस्टर भी बना करते थे। मात्र 1 सीट जीती है, वो भी राजौरी से। तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि क्या रणनीति में किस तरह का बदलाव किया जाए। हिंदू बाहुल इलाके क्यों आउटराइटली कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसी पर चर्चा हो। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आखिर कैसे अब यहां पर चुनाव जो है वो आगे लड़ने हैं, कांग्रेस अपने रिवाइवर को लेकर कैसे काम आगे करना चाहती है, इस पर पूरी तरह से मंथन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू संभाग के जिलों में बुधवार देर शाम को आए आंधी तूफान से भारी तबाही हुई। धूल भरी आंधी और उसके बाद हुई तेज बारिश के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे देर रात यहां सिलसिलेवार ढंग से बहाल कर दिया गया। तो बिजली सप्लाई की लाइनों पर पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे तक उखड़ने से सड़क मार्ग बंद हो गया। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां भी कुदरत ने जमकर अपना कहर बरपाया। शहर में कई जगहों पर पेड़ उखड़कर बीच रास्तों पर आ गिरे हैं। बाहुफोर्ट इलाके में एक मोबाइल टावर ही यहां पर उखड़ गया, जिसके नीचे दबने से 2 पहिया वाहन यहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये 3 वाहन थे 2 पहिया जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि आंधी तूफान में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की संपत्ति को बेहद नुकसान पहुंचा है। रात को बहुत तूफान आया, मैं वहाँ बचा और पानी की दिक्कत है। एक पेड़ बहुत पुराना था, वो गिरा, नीचे ऑटो आ गया, ऑटो वाला बच गया, जो ऑटो का नुकसान हुआ है। और पानी नहीं आता, बहुत दिक्कत है और बिजली की दिक्कत है। रात ही जो तूफान आया, बड़ा ही खतरनाक तूफान आया। ठीक है, तो देख सकते हो बुरी हालत है, पेड़ टुटे दे हैं, तारां टुटी दी, बुरी हालत है। ठीक है, उसके बाद और भी बड़ा नुकसान होया। बिजली राती दी बंद है, कल शामी 7 बजे की लाइट बंद है। ठीक है, लाइट बंद है, लोगों बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, अब पानी की परेशानी, कल लाइट बंद है, पानी नहीं आया। ठीक है, और आज डिपार्टमेंट तो यही गुजारिश कर सकते हैं जल्दी से जल्दी जो परेशानी है ये ठीक करे। ठीक है, और उस तो अलावा
जिन लाइट शाइट जो भी बंदोबस्त है वो जल्दी ठीक करे। आने जाने दिक्कत हो रही है? आने जाने का कोई दिक्कत हो, जाम लगे दा, बुरी हालत है, ठीक है। केइयां दी गड्डियां खराब हुई, किसी दी गड्डी टुटी, किसी राती इत्थे एक ऑटो होई दबी है बूटे थले है, बुरी हालत है, ठीक है। बड़ी परेशानी आ रही लोगों की। रात ਨੂੰ बहुत तूफान आया, तारां डिग पईयां, बूटे गिर पे, गड्डियां टुट गईयां, बहुत बुरा हाल होया है, बहुत नुकसान होया है। बिजली वगैरह बंद है इस वेले, तारां टुटियां पईयां जगह जगह, तो बुरी हालत है। म्यूनसिपैलिटी वाले अगे रिक्वेस्ट है कि आउन, कोई रोड खुला है, तारां तूरां कुदै कचरा बहुत गंद पेदा, टाले ही टाले न सड़क किनारे, सड़कों में बुरी हालत है। जम्मू में बीती रात तेज तूफान देखने को मिला, जिससे तेज तूफान की वजह से काफी ज्यादा जम्मू में नुकसान भी देखने को मिला। इस समय हम जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए ये पेड़ जो है वो यहाँ पर गिरे हैं और ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पर आप देखेंगे पेड़ जो है वो गिरे हैं। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो यहाँ पर पेड़ को हटाने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया गया है। आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से पेड़ जो है वो नीचे गिर चुके हैं, जिन्हें साइड, हालांकि ये रास्ते पर गिरे थे, जिनके चलते यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी काफी ज्यादा देखने को मिला और अभी इन पेड़ों को जो है वो साइड में किया गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल सके। इस समय आप देखिए ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन इससे पहले की बात करें तो काफी हैवी जैम जो है वो फ्लाईओवर पे देखने को मिला, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ट्रैफिक को यहाँ से जो है यानी कि बहाल किया गया है। ट्रैफिक जिस प्रकार से एक जाम यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अभी इन पेड़ों की अगर मैं बात करूं तो ये पेड़ आप देखें यहाँ पर जो है वो साइड कर दिए गए। हालांकि पेड़ बीचों बीच सड़क पर जो है वो गिरे हुए थे, जिसके चलते पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो काम लगाया गया। और देखिए अब दूसरी जगह जो है वो ये जा रहे हैं ताकि जो दूसरी जगह जहां पर पेड़ गिरे हैं उन्हें भी साइड जो है वो किया जा सके। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर भी तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, जहां पे घरों के छत उड़ चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कई ऐसे वाहन हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीती रात अगर परिस्थिति की बात करें तो वहां पर भी पेड़ गिरे थे, जिसके चलते कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन तुरंत उन्हें जो है वो वहां से जैसे ही तूफान जो है वो थम गया, उसके बाद वहां पर जो है उन पेड़ों को वहां से हटाया गया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से सेक्रेटरीट की, तो वहां पर भी दीवार गिरने से जो है वो कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जम्मू के बहु फोर्ट इलाके की बात करें तो मोबाइल टावर गिरने से 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो तमाम कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा तेज तूफान से जो है वो नुकसान हुआ है और नुकसान आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से फिलहाल पेड़ों को जो है वो हटाया गया है ताकि ट्रैफिक यहाँ पर स्मूथली जो है वो चल सके। ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे जो कि अब दूसरी जगह दूसरे एरिया में गए हैं ताकि वहां पर जो है वो ट्रैफिक को स्मूथली जो है वो चलाया जा सके। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन पेड़ों को जो है वो साइड किया गया है। और जम्मू में बीती रात यानी कि बीते शाम 6 बजने के बाद ही करीबन 7 साढ़े 7 बजे के बीच जो है वो एक तेज तूफान जो है वो देखने को मिला, जहां पर बारिश भी जो है वो तेज हुई, लेकिन तूफान थम गया। और उसके बाद तूफान थमने के बाद यानी कि तूफान में जो तबाही मची, तूफान थमने के बाद देखा गया कि काफी ज्यादा तूफान ने जो है वो तबाही मचाई जम्मू में। और जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में भी यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिला में भी इसी प्रकार से नुकसान जो है वहां पर देखने को मिला। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए तो अब आपको सीधा कठुआ लिए चलेंगे। आधे तूफान से कठुआ जिले में भारी तबाही हुई है, ये बड़ी अपडेट दिखाते चले, जहां पर कई इलाकों में लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। जिले के कई इलाकों के अंदर बिजली आपूर्ति अभी भी ठप हो गई है। जिले भर में चारों ओर यहां तबाही का मंजर दिखा है। बड़ी अपडेट बताते चले, लगातार आप देखिए जिला कठुआ के अंदर भी देर रात जो आंधी तूफान हुआ है उसकी वजह से काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी और आंधी तूफान से कठुआ जिले में भी भारी तबाही हुई है। कई इलाकों में लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अभी भी ठप है और जिले भर में चारों ओर यहां पर तबाही का मंजर कल देखने को मिला। कल लगातार आप देखिए जिस तरह से देर रात को आंधी और तूफान की घटना देखने को मिली और इस बीच में काफी नुकसान लोगों का हुआ। कई दोपहिया वाहन यहां
आप देखिए किस तरह से इसकी चपेट में आए और उसके बाद बिजली का ढांचा पूरी तरह से चरमराता हुआ नजर आया। और अभी भी तकरीबन आप देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप है, उसे सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों को यहां परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बिजली विभाग को हरकत में आने की जरूरत है। जिले भर में चारों ओर तबाही का मंजर देखा गया। जिला कठुआ के अंदर आंधी तूफान से यहां आप देखिए अफरा तफरी का माहौल भी, और इस बीच में आंधी तूफान जब आया है तो बिजली के जो खंभे हैं, तारे हैं, वो आप देखिए किस तरह से टूट गए और लगातार लोग अंधेरे में यहां पर रात गुजारने को मजबूर हो गए। ये तस्वीरें साफ आपके सामने, ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। कल देर रात को जिस तरह से आंधी तूफान आया है, उसके बाद हालात किस तरह से बदलते नजर आए। तो जिला कठुआ के अंदर की भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर भारी तबाही का सामना लोगों को करना पड़ा, नुकसान भी लोगों का हुआ है। इसकी भरपाई के लिए भी मांग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ बिजली का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। अभी भी बिजली ठप है जिला कठुआ के कई इलाकों के अंदर, जहां पर उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसमें बिजली बंद होने की वजह से पानी सप्लाई की भी आप देखिए कमी हो गई है। रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, ताजा अपडेट कीजिएगा, कितनी राहत अभी तक लोगों को पहुंचाई गई है? देखिए आशा, मैं बताऊं कि के चलते जो कल देर शाम को तो एक भारी तूफान जो आया इस इलाके की बात करूं, खासकर कठुआ जिले की, तो इसमें इसकी प्रोडिक्शन तो पहले से थी, 2-3 दिन पहले से ही आंधी तूफान की प्रोडिक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को जितनी तेजी से तूफान आया, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तूफान आया, इससे लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। देर शाम की बात है, क्योंकि उस वक्त लोग ज्यादातर अपने घरों के कामों में व्यस्त रहते हैं और घरों की तरफ जो बाहर कामकाजी लोग हैं वो घरों की तरफ रुक रहे होते हैं। तो इस दौरान काफी नुकसान हुआ है। लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी है लोगों की, उसका इतना अधिक नुकसान हुआ। लोगों के घरों की छतें उड़ गई हैं। पहाड़ी इलाके की बात करूं तो जितने भी शेड, टीन के शेड होते हैं वह उड़ चुके हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कठुआ शहर की बात करूं तो जगह जगह पेड़ जो है वो सड़कों में गिर गए थे, जिसके कारण कई वाहन उनकी चपेट में आए और कई दुकानें जो सड़क के किनारे होती हैं, अस्थायी दुकानें, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ बारिश की बात करूं तो यहाँ पर फसलों का नुकसान भी देखने को मिला है। तो इस बीच जितना भी इलाका है, चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे मैदानी इलाका हो, हर जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हर जगह पेड़ जो है वो, कई सड़कें जो है सड़क मार्ग इसके तूफान की वजह से जो पेड़ गिरे हैं उनमें वो अभी तक बंद है। रंजीव, जिन इलाकों के अंदर बिजली अभी भी ठप है, बहाली के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक? कब तक राहत लोगों को मिलेगी? बिजली कल जैसे ही तूफान शुरू हुआ, पूरे जिले में उसी समय से बिजली का निजाम जो है पूरी तरह से ठप है और अभी तक ठप पड़ा हुआ है। 80% जो जिले की बिजली है वो अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। और इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, छोटे से बड़ा, सब अपनी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि इस नुकसान का आंकलन करना भी जरूरी है। तो आंकलन की रिपोर्टें अभी आ रही है। फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी इसके बारे में जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वह कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे, लेकिन अभी उनका कहना है कि रिपोर्टें आ रही हैं कि दूर दराज का इलाका है, चाहे बनी का इलाका हो, बनी भद्रमा जो मार्ग है वहाँ पर पत्ती गिरने से मार्ग पूरी तरह से ठप है। कल शाम से ही कई छोटे जो लिंक मार्ग है वहाँ पर भी रास्ते। अच्छा रंजीव, आंकलन विभाग की आप बात कर रहे हैं, क्या किसी की ड्यूटी लगाई गई है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार किया जाए और फिर उसके बाद जैसे ही लोगों की तरफ से मुआवजे की मांग होती है तो उस पर कार्रवाई की जाए? देखिए, इस बारे में अच्छा मैं बताऊं कि जिला उपायुक्त कार्यालय से एक निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी सब डिवीजन के जितने भी एसडीएम और एडिशनल डीसी हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिया गया है और जितना भी फील्ड स्टाफ है वो गया लोगों की जो नुकसान है उसका आंकलन जरूर कर रहा है। और कृषि विभाग की बात करूं तो क्योंकि इस समय फसल गेहूं की पूरी तरह से पककर तैयार थी, कटाई का काम कई इलाकों में चल रहा था, काफी जोर शोर से जो काटी गई फसल थी उसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है। तो कृषि विभाग आंकलन में जुटा है कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं, लेकिन लोगों का इतना नुकसान ज्यादा हो चुका है कि बिजली का निजाम कई इलाकों में 2 से 3 दिन, अगले 2 से 3 दिन तक जो है वो बहाल नहीं हो सकता है। और शहरी इलाकों में जरूर देर शाम तक उम्मीद
जताई जा रही है कि शाम तक बिजली का निजाम जो है वो दुरुस्त कर दिया जाएगा, ठीक लेकिन है। अभी तक बिजली जो है वो पूरी तरह से ठप ही है। कब तक बिजली बहाल हो जाएगी, कोई समय बताया गया बिजली विभाग की तरफ से? विभाग के अधिकारियों की तरफ से आशा ये बताया गया कि शहरी इलाकों में आज देर शाम तक बिजली को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जितने भी दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहां पर काम करना काफी दुश्वारियों बड़ा होता है। हजारों की संख्या में रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देर शाम तक कठुआ के अंदर, जो शहर के अंदर इलाके हैं आसपास के, वहां पर बिजली बहाल हो सकती है, लेकिन दूर दराज के इलाके में अभी भी समय लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा की हमलबी पंचायत को जल्द यहां पर बड़ी सौगात मिलेगी। नाक नाले में ही ये आप देखिए पुल के निर्माण का सर्वे हुआ था, ये खाक नाला है जहां पर पुल का सर्वे हुआ था और अब फिलहाल ये सर्वे पूरा हो चुका है। लोगों की दशकों से चली आ रही मांग यहां पूरी होगी और पुल ना होने से लोगों की आवाजाही ठप रहती है। बड़ी अपडेट बताते चले जिला डोडा के अंदर, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त पुल का निर्माण जो होना था उसको लेकर बड़ी अपडेट है। और ये भी बताते चले कि डोडा की ये हब्बल बी पंचायत है जिसे जल्द ही सौगात मिलेगी और खाक नाले पर पुल के निर्माण का सर्वे हुआ है, अब पूरा हो गया है, तो लोगों की दशकों से चली आ रही मांग यहाँ पर पूरी हो गई है। तो पुल ना होने से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है, लेकिन जैसे ही निर्माण यहाँ पर अब आप देखिए होता है तो उसके बाद लोगों को काफी तरीके से राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि फिलहाल निर्माण का जो सर्वे है वो पूरा कर दिया गया है और काफी तरीके से पुल बनने के बाद लोगों को यहाँ पर राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि आवाजाही के लिए आप देखिए जहाँ पर ज्यादा समय लगता था अब वहां पर कम समय लगेगा जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल डोडा की हबली बी पंचायत को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है और खाक नाले पर पुल के निर्माण का फिलहाल यहाँ सर्वे जो है वो पूरा हो गया है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि दूर दराज के इलाकों का जो कनेक्शन है वो शहरों के साथ जोड़ने की बात हो रही, तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। कब तक काम लगेगा और किस तरह से राहत लोगों को मिलेगी? जी आशा, मैं आपको बता दूं ये रोड जो है डोडा से गोवा मरम्मत के लिए जाता है और लगभग 70-80 हजार से ज्यादा आबादी जो है इसी रास्ते से होकर अपने पंचायतों या अपने घरों तक जाती है। तो हम्बल भी बिल्कुल जहां पर ये रास्ता जहां से निकलता है, यानी खाक नाला जहां पर ये वाटरफॉल है, काफी बड़ा वाटरफॉल है, डोडा का इकलौता ऐसा वाटरफॉल है जहां पर पानी का झरना इतना ज्यादा होता है कि यहाँ से गाड़ियों को क्रॉस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ के जितने लोग हैं ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर अगर पुल का निर्माण हो जाए तो इनको आसानी हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर NHIDCL और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने यहाँ पर इस पुल का सर्वे किया है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर इसका काम भी शुरू हो जाएगा, और ताकि यहाँ की जो 60-70 हजार से ज्यादा आबादी जो डेली अप डाउन डोडा की तरफ करती है वो उसको जो है राहत की सांस भी मिलेगी। विकास, लगभग कितने लोगों की आबादी है जिसको इसका पूरा लाभ मिलेगा? कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव आगे पड़ते हैं? देखिए बहुत बड़ा एरिया है, बिल्कुल मरम्मत जिसकी बाउंड्री धुमपर डिस्ट्रिक्ट या कठुआ डिस्ट्रिक्ट से लगती हुई बाउंड्री है और लगभग 20 से 25 पंचायतें जो है बिल्कुल इसी रास्ते पे आती है और मरम्मत बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ब्लॉक है, तहसील हेडक्वार्टर है, ये तमाम चीजें और इसी रास्ते से होकर तमाम लोगों को निकलना होता है। लेकिन मौसम आता है तो पानी का थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अभी बर्फ का पानी जो पिघल कर आ रहा है पहाड़ियों से या फिर बारिश अगर पहाड़ियों के एरिया में होती है तो यहाँ पर जो वाटरफॉल है काफी बड़ा है, लगभग 150 मीटर से ज्यादा बड़ा है और ये पानी पूरा सड़क में आ जाता है और ऐसे में गाड़ियों को क्रॉस नहीं हो पाती है उस टाइम, इसलिए यहाँ पर पुल की काफी जरूरत थी। अभी अगर पुल बन जाता है 1-2 महीने के बाद तो यहाँ के लोगों को काफी आसानी हो जाएगी और साथ में स्कूल के बच्चे या जो डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं उनके लिए काफी राहत होगी, क्योंकि तो फिलहाल डोडा के अंदर आप देखिए लोगों को काफी इसका लाभ मिलेगा। अब आपको सीधा श्रीनगर लिए चलेंगे। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही वो आपको सुना देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिला शर्त और शुरूत 7 दिन खतर तैयार, मगर मुफ्ती साहब हिले नहीं। उन्होंने कहा जब तक मेरी शर्तें आप नहीं मानोगे अतमज थयव अस लागो न 370 अथ कह यमन 2 वरियन 10 रेतन सवें सरकार तिमन 3 वरियन मज लोग न 370 अथ कह। इसलिए यह नव कथा मैंने खतर कह दुलर साहबन हसा वो ये गुल पथर तिमन 3 अगस्त समखनी गई। 3 अगस्त को ही हुआ नहीं, 5 अगस्त को बाद में हुआ, इनमें गई समखन तिमन
फारूक साहब ने गोई पार्लियामेंट, ये भी ये, इसे मेरे लिए ये कोई ताजुब की बात नहीं है। हाँ, अब मैंने इन्होंने वहीद साहब ने कहा अच्छा न्याय तुद सख्ती दूर करने खतर 4 बिल अख न्याय डेली वेजर यम करुक सा रेगुलर बे न्याय यम हसा सन गरीब गुरबात यमन घास चराई जमीन छ तिमन दियो तथ पर हक बे न्याय पावर दियो सा अकलट माफी यस फीस छ इशा गलत मगर तुजक नहीं किया तथ क्या करुक अवकाफ बिल गई दिल मज पास यमो कोर ये असस मोहर मे लुक नाराज गसान कि हे ना PhD कत मे बनाए PhD क्या बनाए पे घर खतर बनाए ये बनाए अम खतर PhD कि हम मिलजुल के न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे बल्कि हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान हाव कशीर मुसलमान इकवट क्या सही मगर PhD क्या कोई तह पता मे वन जरूरत। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से आप देखिए सुन रहे थे और कश्मीरी भाषा में वो अपना संबोधन दे रही हैं, लेकिन लगातार सरकार पर ही तंज कसती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले भी आपने देखा PDP पार्टी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल ये निशान लगातार उठाए जा रहे हैं कि जो काम आम जनता का जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए वो होता नजर नहीं आ रहा है। जो लोगों के साथ वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।